हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। ये विद्या प्रकाशन की एक अनूठी पहल है जिसमें बच्चों को स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत परपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलित होने का सूत्र P/Q = R/S व्युत्पादित कीजिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। या व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। या व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। या व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत की संतुलन गति को लिखिए। या किरचॉफ के विद्युत परपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध है। देखिए, मेन तो इसमें क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सब किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो यदि आपसे किरचॉफ का नियम ही पूरा पूछेगा, यहां मेन जो क्वेश्चन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था के लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो यहां पर जो किरचॉफ के नियम है उनको आप सिंपल उसका उल्लेख करेंगे कि प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो देखिए आप, कि किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परपथ में किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी संधि है, यदि कोई धाराएं आ रही हैं, ये सपोज जा रही हैं, इस संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा? शून्य होगा। जितनी धारा आएगी उतनी ही चली जाएगी, संधि पर धारा नहीं रुकेगी। और जो धारा आती है संधि की तरफ उसे लेते हैं धनात्मक चिन्ह के साथ, जो जाती है उसे लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ। वैसे आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, I4 नेगेटिव, I5 पॉजिटिव, इनका योग कितना है? शून्य है। अर्थात I1 + I2 + I5 = I3 + I4। जितनी धारा आती है उतनी ही चली जाती है। ये आवेश संरक्षण के नियम को भी व्यक्त करता है। ठीक है। अब जो द्वितीय नियम है हमारा, किसी भी बंद पाश में या किसी भी बंद परपथ में धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, किसी भी बंद पाश में या बंद परपथ में। यह हमारा द्वितीय नियम है। यहां जो हमसे मेन क्वेश्चन पूछा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो संतुलन की अवस्था है उसमें P/Q = R/S का व्यंजन हमें स्थापित करना है। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं से चार प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और इसके विकर्ण से हमने एक धारामापी जोड़ दिया। ये धारा I यहां से आ रही है और यहां से धारा बाहर जा रही है। इसमें धारा गई I1, इसमें गई I2। अब यदि P/Q = R/S है, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी और ये जो
विक्षेपण होगा उसका शून्य होगा। इसका मतलब धारा जो I1 आ रही है वो I1 धारा इसमें चली जाएगी, जो I2 है वो I2 इसमें चली जाएगी, और I1 प्लस I2 कितना हो गया आपका I हो गया। तो इसमें धारा का मान कितना है गैल्वेनोमीटर में? शून्य है इस अवस्था में। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये आपने दो प्रतिरोध लगाए, यहां आपने लगाया प्रतिरोध बॉक्स जिसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं और लिखा होता है कि 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। यहां एक अज्ञात तार आपने जोड़ा जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हमने जो प्रतिरोध बॉक्स है उससे कोई प्रतिरोध निकाला, देखा विक्षेप कहां हो रहा है, बाईं ओर हो रहा है, कुछ और निकाला दाईं ओर हो रहा है। हमने कोई ऐसा प्रतिरोध निकाला इससे जिससे कि विक्षेप कितना हो गया? शून्य हो गया। यदि ऐसा हो गया, विक्षेप शून्य हो गया, इसका मतलब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस है, जिसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए होता क्या है, आप किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। देखिए बंद पाश A B D A में, अब लिख देंगे आप किरचॉफ के नियम से, वो पूरा आप लिख लेंगे। धारा की दिशा में हम क्या लेते हैं, देखिए ये ले रहे हैं हमने पॉजिटिव, और जो धारा की विपरीत दिशा उसे हमने क्या ले लिया? नेगेटिव। तब यहां से चलिए I इंटू आर होता है, तो I1 इंटू P, इस बंद पाश में जा रहे हैं आप ऐसे, इसमें 0 इंटू इसका प्रतिरोध क्या है, सपोज RG है, धारा शून्य है। अब धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस I2R इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा नियम क्या था कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। धारा तथा प्रतिरोध गुणनफलों का बीजगणितीय योग कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यहां कोई बैटरी तो है ही नहीं इसके अंदर, तो E कितना है हमारा? 0। तो I1P 0 इंटू RG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? I1P इज इक्वल टू I2R। इक्वेशन क्या आ गया? फर्स्ट। अब ले रहे हैं बंद पाश BCDA में, बंद पाश BCDA में I1Q माइनस I2S प्लस 0 इंटू RG, यहां भी बैटरी नहीं है, शून्य हो गया। तो I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, अर्थात P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यहां हमें P और Q के अनुपात पता होने चाहिए, इनका अलग अलग मान पता होना जरूरी नहीं है। तो यहां से S कितना आ जाएगा? S आ जाएगा Q अपॉन P इंटू R। Q अपॉन P अनुपात हमको पता है, R जिस प्रतिरोध को निकालने के बाद जहां विक्षेप शून्य आ रहा है उस R का मान आपको पता होगा, तो आप किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? चलिए विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है, या हम सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को वरीयता क्यों देते हैं, या विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक से हैं। अब देखिए हो क्या रहा है बेसिकली। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर क्या है और विभव मापी क्या है, तभी आप इस बात को ठीक समझ पाएंगे। देखिए हमने पहले आपको बताया भी था क्वेश्चन में कि विद्युत वाहक बल क्या होता है और विभवांतर क्या होता है और विभव पतन क्या होता है क्या बच्चों? ये जो बैटरी है, यह सेल है, ये किसी परिपथ में धारा भेज रही है।
ये धारा I है, ये R है, ये स्मॉल r है। सेल किसी आवेश को अंदर, सेल के अंदर प्लस बाहर प्रवाहित करने के लिए जो कुल कार्य करता है वो विद्युत वाहक बल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, E क्या होता है, W टोटल अपॉन Q होता है। Q आवेश को सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी प्रवाहित करने के लिए जो कुल कार्य है वो विद्युत वाहक बल है। सेल के बाहर जो कार्य है आवेश को प्रवाहित करने में वो टर्मिनल विभवांतर है। जैसे V से प्रदर्शित करते हैं तो V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, W बाह्य अपॉन Q। और जो अंदर है, सेल के अंदर आवेश, Q आवेश को प्रवाहित करने में कार्य है वो क्या है, विभव पतन। वो वेस्ट हो रहा है। ये कार्य तो बाहर हो रहा है ना, आपका बल्ब जल रहा है या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो आपका विद्युत यंत्र है कोई भी, उसको प्रयोग में ले रहे हैं, लेकिन जो अंदर है अंदर तो व्यय जा रहा है, तो उसे बोलते हैं विभव पतन। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटरनल अपॉन Q, W आंतरिक अपॉन Q। तो यहां से W टोटल इज इक्वल टू E इंटू क्यू, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू क्यू और W इंटरनल इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू क्यू। तो W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाह्य प्लस W इंटरनल, ठीक है। तो E इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू क्यू प्लस स्मॉल v इंटू क्यू, या E इज इक्वल टू क्या आ गया, V प्लस स्मॉल v। कुल कार्य इज इक्वल टू बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। आप ऐसे मान सकते हैं एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए। और यह जो बाहर हमें कार्य हुआ वो कुल कार्य माइनस आंतरिक, कुल ऊर्जा माइनस जो अंदर ऊर्जा व्यय हुई है। आप जानते हैं ओम के नियम से V लेंगे तो R लेंगे, V तो बाह्य है ना, और स्मॉल v लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध लेंगे I इंटू R। तो यहां से हमारा क्या आ गया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कुल जो बाहर ऊर्जा मिलेगी वो कुल ऊर्जा में से जो अंदर व्यय हुई है, तो अंदर व्यय कब नहीं होगी, या तो स्मॉल r 0 आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, वो हो नहीं सकता। कब व्यय 0 होगी, जब परपथ में धारा प्रवाहित न हो रही हो। जैसे हमारा खुला परपथ है, यहां से धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही, तो इस कंडीशन में I कितना होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में V कितना है, E के इक्वल है, अंदर व्यय ही नहीं हो रहा। जब आप इस बात को समझेंगे कैपिटल E क्या है, कैपिटल V क्या है, स्मॉल v क्या है, तभी आपको वोल्टमीटर और विभवमापी में अंतर समझ में आएगा। तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए वोल्ट मीटर में क्या होता है, आप बात समझें। आपने क्या किया, बेसिकली आपने ये एक सेल लिया और यहां आपने इसका विद्युत वाहक बल नापने के लिए आपने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। अब या तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो, देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। यदि R हो गया अनंत तो I कितना आ गया, V अपॉन अनंत, I कितना आ गया 0, और I हो गया 0, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से V किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आ गया। जो इसका V है, जो इसका E है, वो इसे एग्जैक्ट बिल्कुल सही इसका मापन कर लेगा। लेकिन वो तो आदर्श वोल्टमीटर होता है जिसे हम केवल मानते हैं, ऐसा कोई वोल्टमीटर नहीं इसका प्रतिरोध अनंत हो। जब प्रतिरोध अनंत नहीं है तो इस अवस्था में धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो V कितना मिलेगा हमको, E माइनस आई आर, अंदर आई आर वेस्ट होगा ही होगा, तो बाहर जो मिलेगा वो V मिलेगा। तो ये उसका V मेजर करेगा, V का मापन करेगा, और V क्या होगा, E से कुछ कम होगा। सपोज 10 वोल्ट का सेल है तो वो मेजर कर रहा है 9 वोल्ट, तो वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो वोल्ट मीटर टर्मिनल विभवांतर का मापन करता है, विद्युत वाहक बल का मापन नहीं करता।
इसी के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं विभवमापी का, जो किसी सेल का बिल्कुल एग्जैक्ट विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता रहा हूं। आप इस जो आपका एग्जाम में आएगा आप ऐसे पूरा नहीं बताएंगे आप तो, जो लेकिन हाँ जब तक आपको विजुअलाइज नहीं होगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको ठीक से नहीं समझ सकते। तो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब विभवमापी में क्या होता है वो आपको समझना है। देखिए इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। यहां एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक नोन सेल है। नोन मतलब इसका हमको विद्युत वाहक बल पता है। ये ए बी एक तार है जो 4 से 12 मीटर तक हो सकता है। ये एक अज्ञात सेल है और यहां से आपने लिया एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को आपने इस पर स्लाइड कराया जॉकी की सहायता से। यहां नॉक्स की जैसे ये है, ऐसी जॉकी होता है, इससे आपने इसको स्लाइड कराया। वैसे तो बहुत बड़ी और थ्योरी डिटेल है, लेकिन मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाह रहा अभी आपसे। आपने इसको स्लाइड कराया तो कभी इसमें जो विक्षेप आया, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, आपने इसको यहां खिसका कर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कर लिया जिस बिंदु पर आने पर इसमें विक्षेप कितना हो गया, शून्य हो गया। विक्षेप शून्य होने का मतलब क्या है वही आपको समझना है। देखिए है क्या, थोड़ा सा बता रहा हूं आप समझ सके तो, केवल विजुलाइज करने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं करके आना। सपोज ए और जे के बीच विभवांतर, ए और जे के बीच विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल से बड़ा है। जैसे पानी होता है ना, पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। नीचे से ऊपर पानी जा नहीं सकता बिना किसी मोटर या किसी पंप की हेल्प के बिना। सामान्य अवस्था में ऊंचाई से क्या आएगा, नीचाई तक आएगा। ऐसे ही धारा है, धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न की ओर होता है। यदि इसका विभव ज्यादा है, इसका कम है, तो धारा ऐसे जा ही नहीं सकती। इसका ई डैश हमेशा ई से ज्यादा होता है, तभी आप मापन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो धारा जो यहां से आएगी वो धारा कहां जाएगी, इसका ज्यादा है विभव, फल ज्यादा है, इसका कम है, तो धारा ऐसे प्रवाहित होकर ऐसे निकल जाएगी। दो रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, धारा यहां नहीं जाएगी, धारा ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगी और एक तरफ क्या आ गया, विक्षेप आ गया। अब आपने फिर इसको खिसकाया, खिसकाने के बाद सपोज कोई ऐसी अवस्था आई जहां वी ए जे, अब धारा तो ऐसे गई है इसमें, वी ए जे छोटा है ई से, मतलब ई बड़ा है इस विभवांतर से। जब ई बड़ा है, ये कम है, तो धारा इसकी तो आएगी आएगी, ऐसे निकल जाएगी। जब ये ज्यादा है, ये कम है, तो धारा ऐसे भी जाएगी इसमें और ऐसे जाके ऐसे आएगी। तो एक बार धारा ऐसे गई थी, एक बार धारा ऐसे आ रही है, तो एक बार विक्षेप दाईं तरफ, एक तरफ बाईं तरफ। और जब वी ए जे और ई दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हैं, तो धारा ये वाली आएगी, ऐसे निकल जाएगी। दोनों बराबर है, यहां के नीचे क्यों आएगी, ये दोनों बराबर हैं, धारा ऐसे निकल जाएगी। तो न तो ये वाली धारा इसमें गई, जो दोनों बराबर हैं, तो धारा ये भी नहीं देगा ऐसे, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आ रहा। इसमें विक्षेप नहीं आ रहा, इसका मतलब ना ये धारा दे रहा है ना ले रहा है। इसका मतलब इसमें आई कितना है, 0, और आई 0 है तो आई आर कितना आ गया, इसका 0। अब इसका ई और इसका वी दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि धारा v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से जब आई आर 0 हो गया तो v किसके इक्वल है, e के इक्वल है। तो इसका v और इसका v इक्वल है, लेकिन इसका v किसके इक्वल है, e के इक्वल है। तो आप बस यही बात आपको समझनी है कि इस अवस्था में v ए जे e के बराबर है, और जब v ए जे e के बराबर है, तो यदि हम किसी तरीके से वी ए जे ज्ञात कर लें
तो हमें इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए एक टर्म होती है विभव प्रवणता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता क्या होता है? K इज इक्वल टू V अपॉन L, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव में परिवर्तन आ रहा है वो विभव प्रवणता है। यदि मुझे K पता लग जाए तो V अजय किसके इक्वल आ गया? KL के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू E। L ये लंबाई है, यदि मुझे K पता होगा तो KL किसके इक्वल आ गया? E के इक्वल आ गया। अब हम K कैसे ज्ञात करते हैं आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको क्वेश्चन में यदि K दिया है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि K नहीं दिया उस अवस्था में आप क्या करेंगे? तो देखिए पहले पूरे वायर का निकाल लीजिए K। पूरे वायर कितना आ गया? K इज इक्वल टू VAB अपॉन टोटल इसकी लंबाई। जो पूरे वायर का होगा वही छोटे पार्ट का होगा, वही किसी पार्ट का होगा, सबका सेम रहेगा। अब VAB कैसे निकालूं? भाई इस अवस्था में धारा तो ऐसे आई और ऐसे निकल गई। इसका प्रतिरोध, इसे LW ले लो, इसका प्रतिरोध RW है, और यहां एक प्रतिरोध और भी लगा देते हैं जिससे कि यदि धारा अधिक हो जाए तो तार जले ना, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध और लगा देते हैं। A और B के बीच विभवांतर कितना आ गया? IR। IR कितना इस वायर का? RW अपॉन L। आपको इसका प्रतिरोध पता होगा, इसकी लंबाई, पूरे तार की लंबाई पता होगी। I कितना होगा इस परिपथ में? I इज इक्वल टू, फॉर्मूला है E डैश अपॉन कुल प्रतिरोध, इसका RW, इसका R और इसका ले लो R डैश। सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। आप I निकाल लेंगे, I को यहां रख देंगे, RW पता है, LW पता है आपको, K आ गया, K को यहां रख दिया, ये लंबाई आप माप लेंगे, आप किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। और सुग्राहिता के बारे में कहते हैं, सुग्राहिता मतलब यदि आपने यहां विक्षेप शून्य आ रहा है और हल्का सा इसको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया और विक्षेप गायब हो गया तो सुग्राही है। यदि यहां शून्य आ रहा है और आप आसपास खिसका रहे हैं तब भी शून्य ही है तो सुग्राही नहीं है। सुग्राहिता निर्भर करती है विभव प्रवणता पर। विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। तो आपको विभव मापी की सुग्राहिता को समझना है। सुग्राहिता जो होती है, सेंसिटिविटी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/K। 1/K के अनुक्रमण पाती है। जितना K कम उतनी सुग्राहिता ज्यादा। K कम कब होगा? जितनी लंबाई ज्यादा। जितनी इस तार AB की लंबाई, पूरे तार की बात कर रहे हैं, जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना K कम होगा, उतनी सुग्राहिता ज्यादा होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि लंबे से लंबा तार आप प्रयोग करें इसके अंदर, सुग्राहिता क्या होगी? इसकी बढ़ जाएगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन पर। इसको ठीक से समझना, समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देखना, आपको इससे फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।